हेलो एवरीवन, कैसे हो सारे। मैं असीम भारद्वाज स्वागत करता हूं आपका फिजिक्स के इस कक्षा के अंदर। देखिए स्टूडेंट्स, पिछली क्लास जो हमने किया था उसके अंदर मिरर यानी दर्पण से बनने वाले विभिन्न प्रकार के न्यूमेरिकल्स हमने किए थे और एक ही कक्षा के अंदर हमने वो सारे के सारे टाइप्स कर ली थी जो आपके किसी भी कंपटीशन एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आज की जो क्लास है इसके अंदर देखिए, पिछली क्लास में हमने 3 टाइप के न्यूमेरिकल्स किए थे। 3 टाइप मैंने आपको बताई थी कि मिरर से किसी भी कंपटीशन एग्जाम में 3 टाइप से अलग नहीं आएगा, यानी उन 3 टाइप में आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए थे। उसी प्रकार से अब जो लेंस से भी आपके 3 टाइप से क्वेश्चन बन सकते हैं। लेंस के भी जो 3 की 3 टाइप हैं वो तीनों टाइप आज की इस क्लास के अंदर मैं आपको करवाऊंगा कि न्यूमेरिकल्स जो लेंस से बनते हैं वो किस प्रकार से बनेंगे। 3 टाइप आप ध्यान से कंसंट्रेशन के साथ देखिएगा, ठीक है ना। आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। यहाँ से किसी भी दूसरी बुक, किसी भी चीज़ की सहायता लेने की आवश्यकता नहीं होगी। जैसे कि मैंने पिछली क्लास में भी कहा था आपको कि 2 प्रकार के बच्चे, एक जो वो बच्चे जो कंसेप्ट पढ़ चुके हैं कि लेंस और मिरर होते क्या हैं, उनसे रिलेटेड फॉर्मूले क्या होते हैं। कुछ बच्चे ऐसे जो सारे वो फॉर्मूले पढ़ चुके हैं। अब दूसरी प्रकार के बच्चे कि जो बच्चों ने बिल्कुल भी आज तक नहीं सुना है कि लेंस वगैरह होता क्या है। देखो, जिसने आज तक सुना ही नहीं है कि लेंस नाम की कोई चीज़ होती नहीं, वो बिल्कुल क्लास को छोड़ दीजिए, उसको बिल्कुल कुछ समझ में नहीं आने वाला। लेकिन जिस बच्चे ने अगर इतना सुना है कि लेंस नाम की कोई चीज़ होती है और लेंस के आगे ऑब्जेक्ट रखा जाता है, उसकी इमेज बनती है, ठीक है ना, अगर इतना भी सुना है, किस पर थोड़ा बहुत भी कभी याद आ रहा है कि हाँ सर कभी सुना था, बिल्कुल आपको डेफिनेटली समझ में आएगा। कंसेप्ट आपने पीछे पढ़ाओ चाहे नहीं पढ़ाओ, आज की क्लास आपको पूरी समझ में आएगी, ठीक है ना। आइए शुरू करते हैं। पढ़ना क्या हमें, देखिए पहली बात तो बेटा, जो भी बच्चा, जिस भी बच्चे ने कल वाली जो मेरी मिरर के न्यूमेरिकल्स मैंने कल वाली क्लास में करवाए थे, जिस बच्चे ने वो नहीं देखी है पहले तो वो देख के आओ, क्योंकि वहाँ पे मैंने आपको बेसिक्स कुछ क्लियर करवा रखे हैं। और लेंस और मिरर दोनों के बेसिक बिल्कुल वही लगते हैं। जिस प्रकार से मिरर दर्पण आपके 2 प्रकार के थे, जो जहाँ से न्यूमेरिकल हमें करने थे, एक अवतल एक उत्तल, उसी प्रकार से लेंस भी आपके 2 प्रकार के, एक अवतल और एक उत्तल, 2 प्रकार के लेंस होते हैं, ठीक है। मिरर के दर्पण वाले न्यूमेरिकल्स के अंदर हमें कौन सी वैल्यू पॉजिटिव लेनी थी, कौन सी निगेटिव लेनी थी, वो कल मैंने आपको बताया था। सेम वही बातें यहाँ पे भी आपके लागू होंगी, कौन सी वैल्यू पॉजिटिव कौन सी निगेटिव लेनी है, सारी की सारी, ठीक है। इसीलिए एक बार आप वो क्लास आप जरूर देखेंगे, 40 मिनट की आपकी वीडियो है, वो आप जरूर देख के आइए। उसके बाद इस क्लास को देखिए और भी अच्छा आनंद आएगा आपको। और जिस बच्चे का पहले कंसेप्ट क्लियर है, पहले जिसने कंसेप्चुअली पढ़ रखा है, उसको दिक्कत नहीं है फिर, ठीक है ना। चलिए शुरू करते हैं इस क्लास को। देखिए एक क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है। पहले तो मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा आपके सामने, उसके बाद में मैं आपको बताऊंगा आगे 2 क्वेश्चन और। लेकिन उनसे पहले मैं आपको कुछ टर्म्स लिखता हूं एक साइड में, और टर्म्स का हमें ज्ञान होना चाहिए इन क्वेश्चन सोल्व करने से पहले। टर्म्स क्या क्या है, मैं यहाँ पर शायद आपको हो सकता है बिल्कुल पीछे जाके ना दिखे, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अलग से, क्या क्या टर्म्स लिख देता हूँ। एक तो टर्म आपको पता होनी चाहिए जिसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसको कहा जाता है, या बेटा हिंदी में जिसको कहा जाता है अपवर्तनांक, हिंदी में जिसको कहा जाता है अपवर्तनांक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या अपवर्तनांक, ये आपको पता होना चाहिए क्या होता है, ठीक है। दूसरी बात, एक होता है जिसको हम बोलते हैं लेंस फॉर्मूला, लेंस सूत्र जिसको कहा जाता है, लेंस सूत्र जिसको कहा जाता है। और ये क्या होता है, 1/f = 1/v माइनस में 1/u। एक ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, ठीक है, लेंस से रिलेटेड न्यूमेरिकल करने के लिए। इस फॉर्मूले में f क्या है, पिछली क्लास में मैं मिरर वाले में समझा चुका। f का मतलब फोकस दूरी, v का मतलब वस्तु कितनी दूर, वस्तु का प्रतिबिंब, इमेज, किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज कितनी दूरी पर बनेगी उसको v बोलते हैं। u का मतलब आपने ऑब्जेक्ट को कितनी दूरी पर रखा हुआ लेंस के सामने, यानी वस्तु कितनी दूरी पर रखी है, उसको u बोलते हैं। तो ये इन तीनों के बीच में रिलेशन होता है, इसी को बोलते हैं लेंस फॉर्मूला, ठीक है। इसके बाद अब एक फॉर्मूला होता है आपका मैग्निफिकेशन का। मैग्निफिकेशन का मतलब जिसको बोलते हैं आवर्धन, आवर्धन जिसको कहा जाता है। आवर्धन का मतलब होता है कि जो आपका प्रतिबिंब इमेज बनेगी, छोटी बनेगी बड़ी बनेगी, उसका नेचर क्या होगा, वो सारी चीज़ें आपको m के फॉर्मूले से निकालनी होती हैं। और इसका फॉर्मूला होता है h' या फिर v/u, h' या v/u, ये फॉर्मूला होता है। यहाँ तो जस्ट उन्होंने लिखा है कि फॉर्मूला क्या होता है। अब इसको अप्लाई कैसे करना है, वैल्यूज में थोड़ा वो चेंज होता है, वो चेंज किस प्रकार से होता है वो मैं आपको अभी क्वेश्चंस के साथ बताऊंगा, ठीक है। पहले देखिए, ये फॉर्मूला जब अप्लाई करेंगे तो इसको और अच्छे से बेहतर तरीके से जानेंगे। वैसे मैंने कल वाली क्लास में मिरर वाले में इसको एक्सप्लेन किया था,
मैग्नीफिकेशन वाले फॉर्मूले को मैंने मिरर वाली पिछली क्लास में एक्सप्लेन किया है, इसको जब यूज होगा दोबारा से एक्सप्लेन करेंगे। उससे पीछे लिखा हुआ है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अपवर्तनांक आपका लिखा हुआ है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या अपवर्तनांक लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या, देखिए जनरली तो अपवर्तनांक या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब है कि देखिए लाइट आपका, मान लीजिए इस एयर से ट्रेवल कर रहा है, एयर से ट्रेवल कर रही है आपकी लाइट, प्रकाश आपका एयर से ट्रेवल कर रहा है, और यहाँ मान लीजिए कांच की पट्टी रखी हुई है, एक ग्लास स्लैब रखा हुआ, ठीक है, एक कांच की पट्टी या एक ग्लास स्लैब रखा हुआ, सपोज कर लीजिए, ठीक है, सपोज कर लीजिए एक कांच की पट्टी ग्लास स्लैब रखा हुआ है, उस पर जैसे लाइट पड़ेगी तो पड़ते ही साथ उसके अंदर से पास तो हो जाएगी, लेकिन थोड़ी सी मुड़ जाएगी, थोड़ी सी मुड़ जाएगी। जैसे कि मान लीजिए ये कोई कांच की पट्टी है, इस कांच की पट्टी के ऊपर जैसे ही लाइट पड़ेगी तो ऐसे नहीं जाएगी, थोड़ी मुड़ जाएगी, मुड़ेगी थोड़ी। ये जो प्रोसेस है ना, मुड़ गई, ये प्रोसेस कितना मुड़ेगी, कोई भी लाइट कितना मुड़ती है, इस बात को रिप्रेजेंट करने के लिए फिजिक्स में एक काउंटिंग का नंबर होता है, उसी नंबर को कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जितना ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, जितना ज़्यादा अपवर्तनांक होगा, इसका मतलब उसके ऊपर जब लाइट पड़ेगी ज़्यादा मुड़ेगी। यानी किसी भी मीडियम, किसी भी माध्यम के ऊपर लाइट पड़ने पर कितनी मुड़ेगी, कम मुड़ेगी, ज़्यादा मुड़ेगी, वो डिसाइड होता है कि उसका अपवर्तनांक की वैल्यू क्या है। अगर अपवर्तनांक ज़्यादा है तो ज़्यादा मुड़ती, कम है तो कम मुड़ेगी, ठीक है। ये होता है प्रैक्टिकल मीनिंग इसका, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स शब्द का यूज होगा आपका। बाकी जब आप कंसेप्ट में आपको करवाता हूँ रिफ्रैक्शन वाला आपको कंसेप्टिव क्लास में, यहाँ तो सिर्फ न्यूमेरिकल हमारा मोटो है, उस क्लास में आराम से आधे घंटे इसको हम डिस्कस करते हैं, कुछ अलग अलग वैल्यूज़ भी बताता हूँ मैं। यहाँ हमारा वो मोटो नहीं है, यहाँ हमारा मोटो है कि न्यूमेरिकल्स जो आते हैं कंपटीशन एग्जाम में वो किस प्रकार से क्लियर करने हैं, सो उसी को मैं लेके चल रहा हूँ, ठीक है। आ जाओ, ये बेसिक सी बातें मैंने आपको बता दी। अब बेसिक सी बातों के बाद अब मैं आपको क्या बताने जा रहा हूँ, अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो न्यूमेरिकल आपके सामने लिखा हुआ है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट आपका न्यूमेरिकल है। और ये जो फॉर्मूलाज आपके सामने है ना, इसी क्लास के अंदर दोबारा से एक्सप्लेन करूंगा मैं, जब क्वेश्चन करवाऊंगा इनके ऊपर बेस एक्सप्लेन करूंगा। यहाँ तो मैंने सिर्फ आपको एक ओवरव्यू दिया है कि इस क्लास में आप पढ़ने कौन कौन से फॉर्मूले वाले हो, किन किन फॉर्मूलाज के ऊपर बेस क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। और स्टूडेंट्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक लेंस और मिरर के ऊपर 2 क्लास मुझे डालनी थी, बहुत लंबे समय से मैं कोशिश कर रहा था, समय नहीं मिल रहा था। अभी थोड़ा सा एक स्लाइटली लॉकडाउन लगा हुआ है तो मेरे पास समय आ गया, इसलिए मैंने मिरर और लेंस के ऊपर वीडियो डालनी थी। मिरर के ऊपर डाल चुका, लेंस के ऊपर आज की क्लास हमारी चल रही है ये, ठीक है ना। लगभग आधे घंटे के आसपास की क्लास होगी, इसके अंदर लेंस से बनने वाली सारी बातें आपको न्यूमेरिकल्स के रूप में क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए सो आ जाइए दोबारा से यहाँ पे क्वेश्चन समझिए। अब क्वेश्चन क्या दे रखा है आपको, क्वेश्चन दे रखा है वायु के सापेक्ष पानी का अपवर्तनांक 4/3 है तथा कांच का अपवर्तनांक 3/2 है। तो पानी के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक क्या होगा। यानी यहाँ पे कुल मिला के 3 मीडियम है, इंग्लिश में वो देख लो, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर इज 4/3 एंड ऑफ ग्लास इज 2/3, देन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर इज। क्वेश्चन के अंदर 3 मीडियम की बात हो रही है, 3 माध्यमों की बात हो रही है। अगर इस क्वेश्चन को हम सोल्व करने चलते हैं तो बेटा 3 मीडियम, 3 माध्यमों की बात हो रही है। एक तो मीडियम, एक माध्यम आपका है एयर, एयर वायु। दूसरा है एक ग्लास, कांच, कांच। तीसरा है वाटर, जल। 3 माध्यमों की बात हो रही है, 3 माध्यमों की बात हो रही है। दिया क्या है आपको क्वेश्चन में, आपको क्वेश्चन में दिया गया है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू किसके, वायु के सापेक्ष वाटर, यानी वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया गया है एयर के रिस्पेक्ट में, ठीक है, एयर के रिस्पेक्ट में। तो भाई यहाँ पहली लाइन में मैं क्या लिखता हूँ, यहाँ मैं लिख लेता हूँ, क्या लिख लेता हूँ, मैंने सपोज करो, मैंने मान लिया, मैंने इसको N1 बोल दिया, N1 बोल दिया मैंने, किसको बोल दिया N1, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू है, जो अपवर्तनांक की वैल्यू है किसकी, वाटर के अंदर, पानी की, किसके रिस्पेक्ट में, एयर के रिस्पेक्ट में, कितनी है 4/3। कुछ भी लिख सकते हो आप यहाँ पे, वैसे टेक्निकली तो लिखने के लिए कुछ फिक्स चीज़ें भी होती है, बट यहाँ हो सकता नहीं, या कुछ भी मान लो आप, आपको क्वेश्चन सोल्व करने से मतलब है। तो मैंने मान लिया कि पहला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 है, और पहला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब है कि मैंने किसको मानना है N1, मैंने मानना है वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के रिस्पेक्ट में, ठीक है सर। दूसरा इसने दिया कांच का, दिया एयर के रिस्पेक्ट में,
उसको मैंने सपोज करो N2 मान लिया, Na2 मान लिया मैंने। किसको मान लिया? जो ग्लास यानी कांच का अपवर्तनांक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ग्लास का एयर के रिस्पेक्ट में, वो कितना दे रखा है? 3/2 यानी ये भी एयर के रिस्पेक्ट में, ये भी एयर के रिस्पेक्ट में। ये दे रखा आपको वाटर का, ये दे रखा आपको ग्लास यानी कांच का। पूछा क्या है? आपसे पूछा है कि अब आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताइए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताइए। किस चीज़ का पूछा आपसे? आपसे पूछा ग्लास यानी कांच का, और किसके रिस्पेक्ट में? वाटर के रिस्पेक्ट में। यहाँ वाटर का दे रखा था एयर के रिस्पेक्ट में, और ग्लास का दे रखा था एयर के रिस्पेक्ट में। यहाँ पे पूछ लिया आपसे ग्लास का वाटर के रिस्पेक्ट में पूछ लिया, एयर को नेग्लेक्ट करके इसने सीधा पूछ लिया कि बताइए ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा वाटर के रिस्पेक्ट में। देखो स्टूडेंट्स, जब भी कभी ऐसी बात आती है कि एक मीडियम कॉमन होता है, जब भी कभी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के केस में ऐसा क्वेश्चन आता है, किसी एक मीडियम के रिस्पेक्ट में दो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखे हैं, जैसे एयर के रिस्पेक्ट में यहाँ आपको वाटर का दे दिया, यहाँ ग्लास का दे दिया, और पूछ लिया ग्लास का बताओ वाटर के रिस्पेक्ट में। तो स्टूडेंट्स आपको करना क्या है? आपसे क्या पूछा है? ग्लास का पूछा है ना। आपसे क्या पूछा है? ग्लास यानी कांच का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछा है ना, और किसके रिस्पेक्ट में? वाटर के रिस्पेक्ट में। तो आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है? जिसका पूछा है, जिसका पूछा है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू लिखो सबसे पहले। तो यहाँ पे ये रही, ये था ना ग्लास, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था ना एयर के रिस्पेक्ट में, इसकी वैल्यू लिखो, लिख दिया। इसको डिवाइड करो इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू से। वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये था ना एयर के रिस्पेक्ट में, इसकी वैल्यू से डिवाइड करना 4/3 से। करो डिवाइड। अगला स्टेप करोगे तो क्या होगा? डबल बटे वाली चीज़ होती है तो नीचे वाले जो बटे होते हैं वो ऊपर आके पलट जाते हैं। 3/4 हो गया आपका यहाँ पे, ठीक है। कितना हो गया? 3/4 आपका हो गया, ठीक है। ये 3/2 थी, ये 4/3, 3/4 हो गया। अब इसको हम क्या करेंगे? 9 और 4 to the 6 कट करो, जिसपे भी कट हो रहा है आपका ये, ठीक है। सॉरी 8 कट तो हो नहीं रहा, 8 आ गया आपका। तो इनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो क्या आ जाएगा आपका? इसके रिस्पेक्ट में 9:8 आ जाएगा, ठीक है। 9:8 आ जाएगा, 9:8। तो ये किसका आ गया? ये ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ गया, किसके रिस्पेक्ट में? वाटर के रिस्पेक्ट में। क्लियर स्टूडेंट्स? ये फॉर्मूला होता है। सो दोनों वैल्यूज को लिख लो सबसे पहले। तो जो भी एक कॉमन मीडियम एक माध्यम के रिस्पेक्ट में दो वैल्यू दे रखी है आपको, ये वाटर की दे रखी, ग्लास की, लिख लिया। अब आपको अगर आपको ग्लास का पूछता है वाटर के रिस्पेक्ट में, तो ग्लास वाले ऊपर लिख लो, वाटर वाले नीचे। अगर आपको वाटर का पूछता है ग्लास के रिस्पेक्ट में, तो वाटर के ऊपर लिख लेते, ग्लास के नीचे वैल्यू लिख लेते, दैट्स इट, आंसर आ जाता आपका। यही जस्ट फॉर्मूला होता है, इस प्रकार के क्वेश्चंस को सोल्व करने का यही फॉर्मूला होता है। बाकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वैसे एक्चुअल में निकलता कैसे, देखो कंसेप्चुअल है। जब कंसेप्चुअल में चैप्टर आपको करवाता हूँ तब आपको वो चीज़ समझाता हूँ। यहाँ सिर्फ न्यूमेरिकल फैक्टर किस प्रकार से आ सकता है वो मैंने आपको बताया। तो न्यूमेरिकल के तौर पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से इसी प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं। बाकी अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से इसके अलावा कुछ आता तो वो कंसेप्ट है, फिर कंसेप्चुअल चीज़ें आती हैं, ठीक है। चलिए, सो ये पहला क्वेश्चन था। अगर आपको क्लियर हुआ सो मैं इसको इरेज कर देता हूँ और अगला क्वेश्चन आपके सामने राइट करता हूँ। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन जो हमारा लेंस से रिलेटेड, ठीक है। अभी हमने एक क्वेश्चन किया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से रिलेटेड था, वो भी लेंस के ही कैटेगरी में आते हैं। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी अपवर्तनांक के बाद अब देखते हैं प्रॉपरली लेंस से कैसे क्वेश्चन आता है। देखो मैंने आपको पहले ही बताया था कि लेंस से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होगा तो वहाँ पे दो फॉर्मूले आपको अप्लाई होते हैं। एक फॉर्मूला होता है जिसको लेंस फॉर्मूला बोलते हैं, 1/f = v/v - 1/u, ठीक है। एक तो ये फॉर्मूला अप्लाई होगा हमारा। एक होता है मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला, m का फॉर्मूला, जिसको आप बोल सकते हो v/u बोल दीजिए या h'/h बोल दीजिए, ठीक है। ये h'/h वगैरह क्या होते हैं सारी चीज़ें अभी हम पढ़ेंगे, वैसे पिछली क्लास में मैंने आपको बताया भी था। देखिए f का मतलब होता है फोकल लेंथ, फोकस दूरी। v का मतलब होता है डिस्टेंस ऑफ इमेज, यानी प्रतिबिंब कितना दूर है आपके लेंस से। u का मतलब ऑब्जेक्ट को कितनी दूर रखा गया है, ठीक है। और यहाँ मैग्निफिकेशन यानी आवर्धन, यानी प्रतिबिंब जो इमेज बनी है छोटी बड़ी बनी उसको निकालने के लिए होता है। तो v का मतलब तो वही है, u का मतलब वही है। यहाँ पे देखो या तो आवर्धन निकालने के लिए ये फॉर्मूला लगा दो, ये आपके पास वैल्यू नहीं हो तो इनकी जगह पे इनको रख दो, ये फॉर्मूला भी बन सकता है। h' का मतलब होता है कि प्रतिबिंब कितना लंबा है,
यानी इमेज कितनी लेंथ है उसकी, और h का मतलब ऑब्जेक्ट की लेंथ कितनी है। तो इस फॉर्मूले से भी हम निकाल सकते हैं कि कितना मैग्नीफिकेशन हुआ है, कितनी बड़ी इमेज या कितनी छोटी बनी है। चलिए शुरू करते हैं, क्वेश्चन के ऊपर आओ। किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर, यानी किसी कोई अवतल लेंस है, उसकी फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर, लेंस से कितनी दूर पर वस्तु को रखा जाए कि उसका प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर दूर बने। यानी प्रतिबिंब की दूरी दे दी, वस्तु की दूरी पूछी है आपसे। ठीक है सर। इंग्लिश में देखो, हाउ फार एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड, कितनी दूरी पर किसी ऑब्जेक्ट को रखा जाए इन फ्रंट ऑफ कनकेव लेंस, कनकेव लेंस के सामने, और उसकी फोकल लेंथ है 15 सेंटीमीटर, टू ऑब्टेन इमेज एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर दूरी पर इमेज प्राप्त करने के लिए इसने कहा है कि भी कोई भी एक लेंस है, उस लेंस के सामने कितनी दूरी पर ऑब्जेक्ट को रखो ताकि उसकी इमेज जो है ना वो 10 सेंटीमीटर दूर मिले आपको। तो देखिए पहली बात सर, अवतल लेंस, सॉल्यूशन के अंदर आपको पहली बात दिख रही है कि लेंस कौन सा है, लेंस है सर कनकेव लेंस, कनकेव सर, अवतल लेंस की बात हो रही है सर यहाँ पे। ठीक है, अवतल लेंस की बात हो रही है सर। देखिए अवतल लेंस का जब भी जिक्र आए, जब भी अवतल लेंस से रिलेटेड क्वेश्चन हो, आपको एक बात अच्छी प्रकार से ध्यान में रख लेनी है कि अवतल लेंस के केस में जो फोकल लेंथ होती है उसकी वैल्यू हमेशा क्या मानी जाती है, निगेटिव। जो भी फोकस दूरी दिया होगा अवतल लेंस के केस में वो निगेटिव लिखना, आपको निगेटिव में उसकी वैल्यू लेनी है। ठीक है सर, ये बिल्कुल फिक्स होती है बात कि जो भी आपका अवतल लेंस होगा निगेटिव में उसकी फोकल लेंथ होती है। ठीक है सर। और जो इमेज v का मतलब इमेज की डिस्टेंस, ये भी हमेशा किस में लिखी जाती है, निगेटिव में। यानी ऑब्जेक्ट जो दूर होता है, ऑब्जेक्ट की प्रतिबिंब की दूरी, इमेज की दूरी, इमेज की डिस्टेंस, ये भी हमेशा निगेटिव में लिखी जाती है। देखो क्यों लिखी जाती है वो कल मैं आपको साइन कन्वेंशन सिखा चुका। वैसे भी अगर नहीं वहाँ से भी समझ में आ रहा तो आपको ये याद रखना डायरेक्टली, यहाँ जो बातें बताता हूँ मैं याद रखनी है आपको सारी की सारी। अब सोचोगे सर ऐसी ऐसी और कितनी बात होंगी, कुछ नहीं है, जितनी बात होंगी सारे मेरे दोनों लेक्चर के अंदर आ लेंगी, इससे अलग कोई बात आपको याद नहीं रखनी। जितनी बातों का प्रयोग होगा न्यूमेरिकल्स को निकालने में सारी मेरी क्लास में ही आ लेंगी। ठीक है। चलिए, तो जब भी आपको क्वेश्चन दिया जाए अवतल लेंस, कॉनकेव लेंस का, तो आपको दो बातें याद रखनी है कि आपको फोकस दूरी निगेटिव लेनी है और डिस्टेंस ऑफ इमेज, प्रतिबिंब की दूरी जो है ना लेंस से, वो भी निगेटिव लेनी है। और ये आपको पहले ही पता है कि सर ऑब्जेक्ट की दूरी, वस्तु कितना दूर रखी हुई है लेंस से, वो हमेशा ही निगेटिव होती है, चाहे कोई भी लेंस हो, कोई भी लेंस हो, चाहे कोई भी मिरर हो, दर्पण हो, चाहे लेंस हो, ये हमेशा ही निगेटिव होती है। ये तो हमें पता है इस बात का। मेन बात होती है बस इन दोनों की। तो इन दोनों को आपने याद रखना है कि जब भी इन दोनों की बात आती है तो आपको ये कनकेव के अंदर ये निगेटिव लेनी है, ये भी निगेटिव लेनी है। कॉन्वेक्स के अंदर ये फोकल लेंथ आपको पॉजिटिव लेनी है। और इमेज की डिस्टेंस की बात की जाए तो ये उसमें फोकस आपके कॉन्वेक्स के अंदर ये पॉजिटिव निगेटिव दोनों हो सकती है। वो जब क्वेश्चन एक उस पर भी करवाऊंगा आपको मैं, अगला क्वेश्चन उसी पे होगा तो आपको बताऊंगा किस केस में कैसे लेनी है। फिलहाल इतनी बात आपको समझ में आ गई, क्वेश्चन पे आ जाओ वापस। अब कॉनकेव लेंस है सर, फोकल लेंथ 15 है, तो मैंने अभी आपको बताया कि इसके केस में फोकल लेंथ लेनी निगेटिव की, तो निगेटिव 15 सेंटीमीटर। अब दूसरा दिया कि कितनी दूरी पर ऑब्जेक्ट रखा जाए, यानी u की वैल्यू आपसे पूछी है और इमेज की डिस्टेंस आपको यानी v की वैल्यू दे रखी है, और मैंने कहा था v की वैल्यू भी निगेटिव में लेनी है। ठीक है, तो देखो u, v और f तीनों में से दो वैल्यू है, तीसरी निकालनी है। तो u, v, f में से दो वैल्यू हो, तीसरी हम निकाल सकते हैं लेंस फॉर्मूला से। अप्लाई करो लेंस फॉर्मूला को। ठीक है, सो 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ठीक है, यहाँ पे u निकालना है, सो वैल्यू पुट कर लो सारी। f की वैल्यू कितनी है, 1/-15 इज इक्वल टू v की वैल्यू दे रखी है, इसको इधर ले आओ, v को इधर लाओगे तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का, और 1/-10 उधर बच गया, माइनस का 1/u। ये माइनस माइनस इसको प्लस कर सकते हो तुम, ये प्लस हो गया सर। ठीक है, अब इनका तुम लोगे एलसीएम, एलसीएम लेके इनको क्या करना है, एलसीएम लेके अब इन दोनों चीज़ों को हमें क्या करना है, इन दोनों चीज़ों को हमें करना है सोल्व। ठीक है, एलसीएम लेके आप इनको दोनों को सोल्व करोगे। सो सोल्व करने के बाद अब आंसर एक बार हम कैलकुलेट कर लेते हैं कितना आएगा इन दोनों का। देखिए -15 और 10, इनका एलसीएम लोगे आप, कितना आएगा, 15 आएगा, तो 30 आएगा, 30 आ गया सर। ये 2 पे गया और ये जाएगा 3 पे, उधर -1/u, ये आ गया आपका 1। अगला स्टेप मैं इधर लिख देता हूँ,
1/30 और यहाँ -1/u, तो यहाँ से u की वैल्यू क्या आ गई आपकी -30। तो u यानी ऑब्जेक्ट की दूरी आ गई आपके लेंस से, कितनी आ गई -30, और यही इसके अंदर निकालना था u की वैल्यू। हमें सिर्फ इतना ही हमारा क्वेश्चन था, हमें u की वैल्यू निकालनी थी। यहाँ पे आपसे नेचर नहीं पूछा इमेज का, कुछ भी ऐसा नहीं पूछा कि किस प्रकार का नेचर होगा इमेज का। वैसे आपको बता दूं मैं, पूछेगा भी नहीं। जब भी आपको कॉनकेव लेंस से क्वेश्चन देगा, आपसे कोई नेचर वेचर कुछ नहीं पूछेगा, फिक्स है बिल्कुल। क्यों? क्योंकि फिक्स होती है कि कॉनकेव लेंस के अंदर इमेज जो बनती है वो हमेशा ही वर्चुअल, यानी हमेशा ही कैसी बनती है, आभासी बनती है, और इरेक्ट यानी सीधी बनती है। ये पहले से प्रीफिक्स चीज़ें होती हैं, तो कभी भी नेचर नहीं पूछेगा आपसे, आपको इसी फॉर्मूले से देगा। ये मैग्निफिकेशन वाला फॉर्मूला भी आपसे बहुत रेयर पूछेगा, सिर्फ इतना ही पूछता आपसे। ठीक है, बाकी पूछे तो आप लगा सकते हो मैग्निफिकेशन वाला, तो आपके पास v भी है u भी है, बता सकते हो कि इमेज कितने गुना बड़ी बनी है। ठीक है ना, कितने गुना बड़ी बनी है बता भी सकते हो। जैसे आपको बताना हो तो आप क्या करोगे, हम v की वैल्यू कितनी आई है, कितनी आपको पहले दे रखी थी, v की वैल्यू -10 दे रखी थी ना, -10 ये रही, और ये आपकी -30 आई है, ये कट गया 3 पे, यानी 1/3 का मतलब है 0.33। मैंने कहा था कल वाली क्लास में आपको कि m की वैल्यू जब आवर्धन का मान अगर 1 से छोटा आता है, 1 से छोटा आए, तो इसका मतलब जो प्रतिबिंब बना है वो क्या बना है, छोटा बना है। प्रतिबिंब बना है वो क्या बना है, छोटा बना है। दैट्स इट, ये इसका मतलब होता है। पॉजिटिव वैल्यू का मतलब सीधा सीधा होता है ये वर्चुअल इमेज है हमारी, ये पिछली क्लास में बता चुका आपको मैं। ठीक है, सो हमारा क्वेश्चन यहीं तक था, यहीं तक आपसे पूछा गया था। सो ये सेकंड टाइप थी, और कॉनकेव लेंस से बनने वाले जो टाइप है वो आपकी क्लियर हो गई। इससे अलग कुछ नहीं पूछने वाला आपसे, बिल्कुल डेफिनेट रही है। चलिए इसको अरेंज करता हूँ मैं, और इसको अरेंज करके मैं तीसरा क्वेश्चन आपका लेता हूँ, तीसरी टाइप का क्वेश्चन जिस प्रकार से आता है हमारे इसके अंदर। चलिए लास्ट क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन, तीसरी टाइप हमारी। इसके अंदर देखिए, पिछले क्वेश्चन के अंदर जिस प्रकार से आपके वो कंसेप्ट क्लियर हुए जो कॉनकेव लेंस से क्वेश्चन आते हैं उसमें आपको लगाने थे। अब उसके बाद में कॉन्वेक्स लेंस या उत्तल लेंस से रिलेटेड जितने भी कंसेप्ट्स आपको क्लियर करने हैं, कैसे किस प्रकार का फॉर्मूला अप्लाई करना है, वो इस क्लास के अंदर आपका होगा। सो आइए क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है ना, कोई 2 सेंटीमीटर लंबी वस्तु, यानी ऑब्जेक्ट ऑफ लेंथ 2 सेंटीमीटर। अब ऑब्जेक्ट की लेंथ को हम h से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी ऑब्जेक्ट कितना लंबा है h से रिप्रेजेंट करते हैं, और वो वैल्यू दे रखी 2 सेंटीमीटर। और ऑब्जेक्ट की लेंथ जो होती है हमेशा पॉजिटिव वैल्यू होती है, ऑब्जेक्ट की लेंथ हमेशा पॉजिटिव होती है, कोई भी लेंस हो कोई भी मिरर हो। ठीक है सर, पहली बात 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी। अब फोकल लेंथ दे रखे 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। अब बात है सर पॉजिटिव ले कि नेगेटिव ले। मैंने कहा था अगर अवतल लेंस है, कॉनकेव लेंस है तो नेगेटिव, कॉन्वेक्स लेंस है तो पॉजिटिव। यहाँ देखो उत्तल लेंस लिखा हुआ है, कॉन्वेक्स लेंस लिखा हुआ है, पॉजिटिव वैल्यू लेनी है। ठीक है सर, अब मुख्य एक्स के लंबवत रखी, इसका मतलब है कि आपके लेंस के सामने रखी हुई है, बिल्कुल परपेंडिकुलर रखी हुई है। ठीक है, लेंस से वस्तु की दूरी 15 सेंटीमीटर है। जो लेंस है उससे जो ऑब्जेक्ट रखा है ना, कितनी दूरी पर रखा, 15 सेंटीमीटर पर। ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस u को हमेशा माइनस में लेते हैं, सो 15 सेंटीमीटर हो गया। लीजिए, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति, आकार, आवर्धन ज्ञात करो। यानी प्रतिबिंब की स्थिति का मतलब है कि ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनेगी वो कितनी दूरी पर बनेगी, वो आपको कैलकुलेट करना है। यानी एक तो v की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। ठीक है सर, नेचर यानी आपको बताना है कि रियल है कि इन्वर्टेड है, कैसी है वो बताना है। आकार का मतलब इमेज का साइज h' से जिसको शो करते हैं, ये आपको कैलकुलेट करना है। आवर्धन यानी मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन का मतलब क्या है, इसका मतलब है m की वैल्यू भी आपको फाइंड आउट करनी है। ठीक है, मैग्निफिकेशन यानी आवर्धन की वैल्यू भी आपको क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। ठीक है, आवर्धन का मतलब इमेज जो है वो कितनी गुना बड़ी या कितनी गुना छोटी बनेगी। ठीक है, ये चीज़ आपको कैलकुलेट करनी है। क्लियर है यहाँ तक बात? सो अगर आपको यहाँ तक क्लियर है ये बात, सो इसके बाद देखें लगाना कैसे, क्या फॉर्मूला। फर्स्ट थिंग हमारे पास पूछी इसने v की वैल्यू। अब v की वैल्यू जो हमें कैलकुलेट करनी है उसके लिए देखिए हमारे पास u की वैल्यू भी है, f की भी है। फॉर्मूला हमारे पास एक ही ऐसा होता है जिसको हमें अप्लाई करना होता है, जिसको लेंस फॉर्मूला हम बोलते हैं,
1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस में 1/u। यही एक फॉर्मूला होता है लेंस फार्मूला। इसमें से अगर कोई भी दो वैल्यू हमारे पास है, तीसरी अपने आप आ जाती है। करो अप्लाई। f की वैल्यू कितनी है 10, ठीक है 10 सेंटीमीटर। 1/f इज इक्वल टू 1/v, v की वैल्यू तो निकालनी है, माइनस में 1/u माइनस 15। माइनस माइनस ये भी प्लस हो जाएगा, तो मैं इसको प्लस कर देता हूँ यहाँ पे, ये मैंने कर दिया। अब इधर आ जाएगा ये 1/v, इधर 1/10 और इधर आके ये हो गया माइनस का 1/15। इसको आप सॉल्व करोगे ना कंप्लीट, तो v की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, प्लस की वैल्यू आएगी 30, ठीक है। पहले भी हमने किया था, मैं डायरेक्ट लिख दिया। इस इक्वेशन को सोल्व करोगे तो v की वैल्यू आएगी 30। तो ये पहला तो हमारा सॉल्व हो गया कि इमेज 30 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगी। पॉजिटिव, इमेज पॉजिटिव है। अगर इमेज की डिस्टेंस पॉजिटिव आती है, तो इमेज की डिस्टेंस पॉजिटिव का मतलब क्या होता है लेंस के केस में, इसके केस में होता है कि आपकी इमेज जो बनेगी वो रियल बनेगी, यानी इमेज आपकी वास्तविक होगी, रियल होगी, ठीक है। और दूसरा उल्टी, क्योंकि रियल इमेज हमेशा उल्टी होती है, इन्वर्टेड जिसको कहा जाएगा, इन्वर्टेड, ठीक है। तो v की वैल्यू अगर पॉजिटिव आती है लेंस के केस में, तो इसका मतलब इमेज रियल है। और अगर v की वैल्यू नेगेटिव आती है जैसे पीछे आई थी, तो मतलब इसका मतलब इमेज कैसी है, वर्चुअल यानी आभासी होती है आपका, ठीक है। पहली बात सॉल्व। अब दूसरा हम निकालना एच डैश की वैल्यू। एच डैश का मतलब है कि हमें इमेज का साइज क्या है वो निकालना। अब इमेज का साइज क्या होगा वो कैसे निकालते हैं, तो मैग्नीफिकेशन वाले फॉर्मूले से ही बनेगी बात। मैग्नीफिकेशन का एक फॉर्मूला मैंने बताया था, एच डैश बाई एच इज इक्वल टू v/u। और जब इमेज आपकी रियल हो, तो यहाँ पे भी और यहाँ पे भी निगेटिव सिंबल लग जाता है। एक यहाँ पे निगेटिव सिंबल लग जाता है, एक यहाँ पे पहले से ही ये फॉर्मूले में चेंज हो जाता है। यानी मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला अगर रियल इमेज के लिए आप कर रहे हो तो ये फॉर्मूला बन जाता है आपका, ठीक है। चलिए रखो वैल्यू, एच डैश की वैल्यू तो निकालनी है, तो माइनस एच डैश की वैल्यू निकालनी है। एच की वैल्यू आपको दे रखी थी 2 सेंटीमीटर, v की वैल्यू अभी आई है 30, और माइनस u की वैल्यू कितनी है -15, आपको पहले से ही दे रखी थी -15। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 15 2 जा 2 2 जा 4, और h डैश के आगे जो माइनस है वो 4 की तरफ चला जाएगा। तो h डैश की वैल्यू आ गई 4 माइनस की। और माइनस का मतलब क्या है, मैंने पहले ही कहा था कि इमेज आपकी जो भी रियल होती है वो इन्वर्टेड होती हैं। h डैश की वैल्यू नेगेटिव होने का मतलब ये है कि इमेज उल्टी है, इमेज आपकी उल्टी होती है, ठीक है सर। ये चीज़ भी आ गई। अब है मैग्नीफिकेशन, यानी कितने गुना छोटी या बड़ी इमेज बनी है। तो मैग्नीफिकेशन के निकालो, एच डैश बाई एच, सीधा सीधा लगा दो। एच डैश की वैल्यू कितनी है 4, और एच की वैल्यू थी 2, 2 से काटो 2 पे आ गया, ठीक है। सो कितने गुना बड़ी बनेगी इमेज, 2 गुना बड़ी बनेगी, ठीक है। 2 टाइम्स बड़ी बनेगी। यहाँ पे माइनस था ना एच के साथ, या लगा रखो उसको। -2 का मतलब ये है कि उल्टी इमेज बनेगी, और कितने गुना बड़ी बनेगी, 2 गुना बड़ी, 2 टाइम्स। सो ये मैग्नीफिकेशन भी निकाल दिया। सो ये कुल मिला के स्टूडेंट्स आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है। सो ज़्यादा से ज़्यादा आपको v पूछ लेता है, u पूछ लेता है, h पूछ लेता है, m पूछ लेता है। इसके अलावा कोई पांचवी चीज़ नहीं होती। बस ये कुछ फैक्ट्स हैं, कुछ बातें हैं। अगर आप क्लास में आपको कन्फ्यूजन होती है, एक से ज़्यादा बार आप देखो, एक से ज़्यादा बार अगर आप क्लास को देखोगे ना, तो ये सारी कन्फ्यूजन होने दूर हो जाएंगी। बस प्रैक्टिस मांगती है आपसे। इन्हीं क्वेश्चन को बिना देखे 1 से 2 बार आप देख देख के निकालो, उसके बाद बिना देखे आप निकालना शुरू करो, बिल्कुल माइंड के अंदर क्लियर हो जाएंगे आपको चीज़ें, ठीक है। चलिए, सो यहीं तक आज की हमारी क्लास रहेगी, और लेंस से बनने वाली हमारी जितनी बातें सारी कंप्लीट है न्यूमेरिकल के तौर पे। सो इनको आप अच्छी प्रकार से प्रैक्टिस करें। इसके बाद एक नए ऐसे टॉपिक के साथ मैं आऊँगा जो टॉपिक थोड़ा सा लेवल हाई होगा, अप होगा इन्हीं प्रकार से, और ताकि एग्जाम के अंदर अगर हाई लेवल का क्वेश्चन कोई आता है तो आप उसको होल्ड कर सको, ठीक है। सो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।